नमस्कार प्यारे बच्चों। मात्रक एवं विमाएं का एक लेक्चर अपन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बारे में अपन ने भौतिक राशियों के बारे में जाना, मात्रक पद्धतियां देखी और मात्रक पद्धतियों के बाद अपन ने विमाएं किस तरीके से ज्ञात करते हैं इसके बारे में अच्छे से देख लिया। और अपन ने यह भी जाना कि कोई भी भौतिक राशि होती है तो सबसे पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता होने के बाद में उसमें जो भी राशियां आ रही हैं उन राशियों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आप किसी भी भौतिक राशि के लिए उसका मात्रक और विमा पता कर सकते हैं। विमा पता करने के लिए बेसिकली उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके अंदर जो भी राशियां आ रही हैं उन राशियों का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आप किसी भी राशि की विमा पता कर सकते हैं। और अपन ने यह भी सीखा कि जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने को नई भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में और उनके मात्रक के बारे में जानकारी होती रहेगी। और इसके अपन न्यूमेरिकल सेगमेंट एक अलग वीडियो में जो कि आपको मिल जाएगा, मात्रक और विमाओं का महत्वपूर्ण प्रश्न, वो उसको सर्च करेंगे, उसको देखेंगे तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखें और उसके बाद अपन इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब अपन देख रहे हैं कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या है। यानी अपन ने विमा पता करना सीख लिया कि किसी भी राशि का विमा क्या होगा। अब उस विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन क्या होंगे, मेनली उसके बारे में अपने को देखना है। जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है बच्चों, भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। यानी आप मान लो कि अपने को एसआई से सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करना है, तो फिर अपने को मान पता करना होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोलूँ कि जैसे आपको घनत्व का मान यहाँ पे केजी बटा मीटर क्यूब में दिया है और आपको इसको परिवर्तित करना है ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस तरीके से परिवर्तित करने वाले के पहला अपने एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अपन जानते हैं बच्चों कि एन इंटू यू आपका नियत होता है। इसको अपन आगे देखें तो इसको अपन ने पहले भी देखा था कि एन व्युत्क्रमानुपाती होगा यू के। अपन कह सकते हैं कि जिसका मात्रक बड़ा होगा उसका अंकिक मान छोटा होगा, लेकिन एन यू हमेशा नियत रहेगा। और इसी वजह से अपन यहाँ पे एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस नियम से एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू से कन्वर्जन कर सकते हैं। किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे तो इसके लिए अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n2 का मान अपने को चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में दूसरे मात्रक पद्धति में आंकिक मान का आवश्यकता अपने को पड़ता है, तो n2 में लिखूं तो n2 के लिए मैं कह सकता हूं कि n1 इंटू यू वन बटा यू टू। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इसको क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको ऐसे करते हैं कि n2 अपने को पता करना है, n1 अपने को दिया होगा, u1 के लिए अपन कोई भी राशि होगी उसका विमा आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसका कुछ भी बीमा है तो उसमें अंदर अपन कह सकते हैं MLT हो, तो अपन कह सकते हैं पहले देखिए यहाँ पे U1 है, U1 राशि की बीमा यदि आपकी आ जाती है M1 की फॉर्म में ये है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं U2 इसकी बीमा है M2। तो इस तरीके से ये M का हो गया। इसका घात कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो कौन सी राशि है। तो अपन घात में मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी घात A होगी। इसी तरीके से L का पद यदि आ रहा है तो L1 बटा L2 और उसका घात B। और इसी तरीके से यदि टाइम भी आ रहा है तो T1 बटा T2 घात C। ये आपको तब समझ में आएगा जब अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बल का आप परिवर्तन कर रहे हैं कि बल को SI मात्रक पद्धति से सीजीएस में बदल रहे हैं, तो बल का विमा आप सभी जानते हैं MLT-2 होता है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं M1 बाई M2 लिखेंगे, घात 1 लिखेंगे इसकी। यहाँ पे L1 बटा L2 लिखेंगे, घात 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे T1 बाई T2 लिखेंगे, लेकिन घात -2 लिखेंगे। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं N2 क्या है। N2 है द्वितीय पद्धति में आंकिक मान, समझ गए होंगे। N1 प्रथम पद्धति में आंकिक मान, ये दिया होता है, ये पता करना है। M1 प्रथम पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, M2 द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। इसी तरीके से L1 प्रथम में, L2 द्वितीय में, इसी तरीके से T1 प्रथम में और L2 द्वितीय में। इसको अपन न्यूमेरिकल से समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पे आधारित एक अपन न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि 1 न्यूटन बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, और डायन बल का सीजीएस मात्रक होता है में परिवर्तित कीजिए। यानी अपने को पता करना है कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होगा। तो बच्चों अपन यहाँ पे लिखें 1 न्यूटन और यहाँ पे अपन कह सकते हैं N2 तो पता करना है, लेकिन मात्रक पद्धति कौन सी है बच्चों, डायन है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये वाला आपका N1 हो गया, ये आपका U1 हो गया। इसी तरीके से ये आपका N2 हो गया और ये आपका U2 हो गया। अब अपन देखें कि बल की विमा क्या होगी, तो बल F होता है, F बराबर M में होता है, और बल की विमा अपने को पता भी होता है कि MLT-2 होगी। अब अपन चलते हैं उसी तरीके से कि N2 का वैल्यू पता करना है, N1 का मान दिया गया है। अपन इस वाले से लिख सकते हैं कि पहले मात्रक पद्धति में M1 का मान बटा दूसरी मात्रक पद्धति में, और घात इसकी यहाँ से 1 हो जाएगी।
इसी तरीके से ये L1/L2 और इसकी घात 2 सॉरी 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी भी घात 1 है। और इसी तरीके से T1/T2 और इसकी घात -2 हो जाएगी। चलिए N2 का मान अपने को पता करना है, तो N2 फाइंड करेंगे तो N1 रख दो, तो N1 का मान तो 1 है, तो 1 रख दिया। पहली मात्रक पद्धति अपन कह रहे हैं ऐसा ही है, तो अपन कह सकते हैं कि 1 केजी होगा। 1 केजी होगा तो 1 केजी लिख दो। दूसरे में अपन कहेंगे भाई 1 ग्राम होगा, क्योंकि उसके अंदर ग्राम होता है, तो उसमें सीजीएस में 1 ग्राम हो गया। चलिए इसका घात 1 हो गया। अपन यहाँ पे बात करें ऐसा ही पद्धति में लंबाई का मात्रक अपन कहते हैं मीटर होगा, तो इसमें 1 मीटर होगा। तो इसमें अपन कह सकते हैं कितना होगा, इसमें आप कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सीजीएस पद्धति है। लेकिन इसमें कह सकते हैं इसमें भी 1 सेकंड होगा, तो इसमें भी 1 सेकंड होगा और घात -2 होगी। अब यहाँ पे देखिए N2 का मान चाहिए, तो अंकिक मान चाहिए, तो इसको सोल्व तभी हो सकता है जब इसको किलोग्राम को किस में लिखें, ग्राम में। तो अपन कह सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बटा ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं 1/1 1 हो गया और उसकी घात -2, तो ये तो पूरा सोल्व हो गया और इसकी जगह 1 आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो अपन कह सकते हैं देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। यहाँ पे 10 की घात 3 है, तो यहाँ पे 10 की घात 2 है, तो मैं कह सकता हूँ ये 10 की घात 5 आ गया। तो अपन को यहाँ से 10 की घात 5 क्या मिला, N2 मिला। अब यहाँ से अपन लिखना चाहें तो 1 न्यूटन, N2 का मान अपने पास आया 10 की घात 5 और वहाँ पे पहले से मात्रक तो था ही, तो डाइन आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो इस तरीके से अपन विमीय विश्लेषण की सहायता से एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में उसका आंकिक मान पता कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बताया कि अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो सारे न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, जिसको अपन ध्यान भी रखते हैं कि 1 जूल बराबर होते हैं 10 की घात 7 अर्ग। तो ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, तो इसी केस में अपन कहेंगे कि इसी तरीके से करेंगे। और अपने को पता है कि ऊर्जा का जो विमा होता है वो mL2T-2 होगा। तो बच्चों इस तरीके से अपन ने पहला इसका एप्लीकेशन देखा। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। दूसरा एप्लीकेशन या दूसरा अनुप्रयोग बच्चों इसका होता है कि भौतिक संबंध की विमीय सत्यता की जांच करना। यानी अपन देखना चाहते हैं कि कोई भी भौतिक संबंध या कोई भी जो रिलेशन है या कोई भी फॉर्मूला है, क्या वो विमीय रूप से सत्य है या नहीं है। तो इसके लिए अपन एक नियम पढ़ते हैं जिसको विमीय समांगता के सिद्धांत या विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। उस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि दी गई समीकरण में दोनों तरफ की प्रत्येक पद की विमा समान होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरीके से समीकरण लिख दे कि x बराबर वाई जेड, तो मैं कह सकता हूँ कि जो x का विमा होगा वही आपका y इंटू जेड का विमा होगा, और यही आपका विमीय समांगता का सिद्धांत कहलाता है। और इसी के आधार पे अपन किसी भी भौतिक राशि की विमीय सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए पहला आपको दिया है कि संबंध v बराबर u प्लस ए टी। अपन जानते हैं गति का ये जो अपन कह सकते हैं प्रथम समीकरण है ना, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी जैसे ये वाला समीकरण है, तो अपन यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो v का विमा है वो u के विमा के बराबर होना चाहिए, और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि v का विमा ए टी के विमा के बराबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अलग अलग विमा पता करते हैं। v भैया अपन कह सकते हैं वेग है, तो वेग का विमा सभी जानते हैं LT-1 होता है। और इसी तरीके से ये भी आपका प्रारंभिक वेग है, तो इसका विमा भी LT-1 होगा। और इसी तरीके से बच्चों अपन कह सकते हैं AT, तो AT में A का विमा पता करना होगा और यहाँ पे T का विमा पता करना होगा। तो आप कह सकते हो A तो आपका त्वरण है जिसका विमा LT-2 होता है, और यहाँ पे T आपका समय है जिसका विमा कैपिटल T होगा। तो आप कह सकते हैं इसका विमा हो गया LT-1। तो यहाँ पे अपन देखें बच्चों, तो V का बीमा LT-1, U का बीमा LT-1 और AT का बीमा भी LT-1। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है या ये सिद्ध हो जाता है कि V का जो बीमा होगा वही तो आपका U का बीमा है और वही आपका AT का बीमा है। तो इस वजह से ये जो समीकरण है वो विमीय रूप से सत्य है। ये समीकरण क्या है, विमीय रूप से सत्य है। तो अपन कह सकते हैं ये समीकरण आपकी विमीय रूप से सत्य है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि कोई ऐसी राशि भी हो सकती है, जैसे अपन कहें कि भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर किसी ने लिख दिया कि 1/3 mv² है। तो अपन इसकी विमीय सत्यता की जांच करें तो अपन कह सकते हैं k का विमा यानी गतिज ऊर्जा है, तो उसका विमा क्या होगा mL2T-2 होगा। और इसी तरीके से आप 1/3 तो क्या है नंबर है, तो उसका कोई विमा नहीं होगा। तो mv² का विमा देखें तो आप कह सकते हैं सबसे पहले m का विमा देखेंगे तो m का विमा, और यहाँ पे दूसरा कह सकते हैं v², तो v का विमा। तो अपन यहाँ पे देखें तो m का विमा कैपिटल M होगा,
v का विमा देखें तो LT-1 का घात 2 होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका विमा आ रहा है ML2T-2। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इसका विमा ML2T-2 और इसका विमा बराबर है, तो अपन कह सकते हैं ये समीकरण विमीय रूप से सत्य है। क्या भौतिक रूप से सत्य है क्या? तो आपका आंसर होगा कि भौतिक रूप से संबंध सत्य नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि गतिज ऊर्जा का सत्य फॉर्मूला हाफ mv² होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ये वाली समीकरण अपन कह सकते हैं कि भौतिक रूप से या भौतिकी के रूप से भी सही है और विमीय रूप से भी सही है। लेकिन ये वाली समीकरण आपकी विमीय रूप से सही है, विमीय रूप से सही है, बट किस रूप से सही नहीं है? विमीय रूप से सही है, लेकिन फिजिक्स के रूप में या भौतिकी के रूप में सही नहीं है। तो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या सभी जो फॉर्मूले होते हैं यानी फिजिक्स के अंदर हैं, तो वो अपन कहेंगे कि भौतिकी के रूप से सही समीकरण क्या विमीय रूप से सही होगी? तो आपका आंसर होगा कि जब फॉर्मूला ही बना है तो फिजिक्स में सही भी हुआ है, यानी भौतिकी रूप से सही समीकरण हमेशा विमीय रूप से सही होगी। लेकिन इसका उल्टा बोलूं कि कोई भी विमीय रूप से सही समीकरण क्या हमेशा भौतिकी के रूप से सही होगी? तो इसका आंसर होगा ना, हमेशा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी समीकरण विमीय रूप से सही है तो वो भौतिकी रूप से सही हो सकती है, लेकिन हमेशा कोई जरूरी नहीं है सही है। क्योंकि ये वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर गतिज ऊर्जा बराबर 1/3 mv² विमीय रूप से सही है, लेकिन भौतिकी रूप से सही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से अपन ने विमीय विश्लेषण का दूसरा अनुप्रयोग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब देखते हैं इसका तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है बच्चों नए संबंधों को व्युत्पन्न करना। नए संबंधों को व्युत्पन्न करना यानी आपको बता देगा कि कोई भी भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि किसी दूसरी राशि पे किस तरीके से निर्भर करती है। तब अपन क्या करेंगे कि उस भौतिक राशि को विमीय विश्लेषण से व्युत्पन्न करेंगे, यानी उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि जो सरल लोलक है यानी सिंपल पेंडुलम है, उसका जो आवर्तकाल है वो आपका लंबाई और जी पे निर्भर करता है, लंबाई और जी पे निर्भर करता है। तो आपने कहा कि भाई टी समानुपाती एल और जी में एल का घात एक्स भी हो सकता है और वाई का जी का घात वाई भी हो सकता है। इनके घात के बारे में अभी अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं कि नए संबंधों को व्युत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा या लैंग्वेज के रूप में आएगा क्वेश्चन, ये भौतिक राशि जो है ना इन इन राशियों पे निर्भर करती है, तो उसकी निर्भरता यानी इसके x और y का मान किस तरीके से निकालेंगे ये सीखने अपन जा रहे हैं। तो इसके लिए अपन एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं सिंपल सा। तो इस न्यूमेरिकल को देखो आप और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नए संबंध किस तरीके से व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल इस तरीके से कि यदि वेग, पल, समय टी को भौतिक राशियां मान ली जाए यानी मूलभूत राशियां मान ली जाती हैं इनको, तब द्रव्यमान को वी, एफ और टी के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी अपन कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान की निर्भरता है बच्चों वो किस पे है? वेग की घात एक्स के रूप में, एफ की घात वाई के रूप में और टी की घात जेड के रूप में। अब अपने को देखना है कि एम की निर्भरता वी, एफ और ये टी है, इस पे किस तरीके से निर्भर करेगी। तो अपना टारगेट बन जाता है कि एक्स, वाई और जेड का मान अच्छे से पता कर ले। तो ये पता हो जाएगा तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले अपन कहेंगे कि यहाँ पे m लिखा है तो m की विमा लिख दो। तो यहाँ पे m की विमा बच्चों, यहाँ पे v लिखा है तो v की विमा सभी जानते हैं LT-1 होता है और इसकी घात है बच्चों x। इसी तरीके से f की विमा सभी जानते हैं MLT-2 है और इसकी घात होगी बच्चों y। और इसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं t का विमा t होगा जिसकी घात होगी z। अपना टारगेट है x, y और z का मान पता करना। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये m की विमा थी, तो अपन सबसे पहले घातों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे m की घात, m की घातों की तुलना करें तो m की घात अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे 1 है। यहाँ पे बताइए तो आप कहोगे यहाँ पे m की घात 0 है। m की घात 0, तो m की घात 0 इंटू एक्स आप कह सकते हो 0। यहाँ पे m की घात 1 है, 1 इंटू वाई तो y हो जाएगा। यहाँ पे भी m की घात 0 है तो 0 हो गया। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि y का मान बच्चों आ गया आपके पास 1, तो y का मान तो आ गया। अब इसी तरीके से अपन किसकी तुलना करेंगे? L की घातों की तुलना। तो L की घात की तुलना अपन करें तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे तो ओनली m है तो L की घात 0 है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं L की घात 1 है, 1 इंटू एक्स आपका x हो गया।
यहाँ पे मैं बात करूँ तो एल की घात 1 है, 1 इंटू वाई आपका वाई हो गया, और वहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि वाई एक्स का मान आपको पता करना है। यहाँ से वाई तो आ चुका है, एक्स बराबर माइनस वाई, और अपन कह सकते हैं माइनस और वाई की जगह 1 रख सकते हैं, तो एक्स का मान भी आ गया आपका -1। तो इस तरीके से एक्स आ गया, वाई आ गया। जेड की बारी है, तो जेड के लिए अपन कहते हैं कि अब क्या कर दो, टी की घात की तुलना कर लो, टी की घात की तुलना करो। टी की घात की तुलना करें तो यहाँ पे तो टी है ही नहीं ना, तो टी का घात 0। यहाँ पे बताओ तो आप कहोगे -1 इंटू एक्स, तो माइनस एक्स। यहाँ पे बताओ तो आप कहोगे -2 इंटू वाई, और वहाँ पे आप कहोगे 1 इंटू जेड। अब इसके मान रख दो, जहाँ से अपना जेड का मान क्या आएगा, एक्स प्लस 2y। एक्स का मान बताओ बच्चों, तो एक्स का मान आप कहोगे -1 प्लस 2 इंटू वाई का मान 1, तो 2 में से 1 गया तो आपका आंसर है 1। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं जेड का मान आ गया 1। इससे क्या पता लगेगा, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि जो एम की जो निर्भरता है, तो एम की निर्भरता है, तो वो अपन कह सकते हैं कि किस तरीके से, वो एम की निर्भरता अपन देख रहे हैं कि वो इस तरीके से है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो वी की घात बच्चों एक्स, एक्स का मान बताओ -1, तो वी की घात हुई -1। एफ का घात वाई है, तो वाई की घात हो गई 1, और इसी तरीके से टी है, टी की घात जेड है, तो उसका मान भी हो गया 1। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान एम है, उसकी वी, एफ और टी पे निर्भरता इस तरीके से होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नई राशि को व्युत्पन्न करना है तो आपको इस तरीके से ये मेथड अपनाना है। इसके न्यूमेरिकल मैंने कहा पहले ही कि अलग वीडियो है, उसके अंदर आप देखेंगे तो इसके न्यूमेरिकल काफ़ी सारे आए भी हैं, और कई बार नीट ने इस पे क्वेश्चन पूछा भी है। तो ये सारे तरीके आपको अच्छे से आने चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भाई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और उसके आगे अपन बात भी करेंगे कि इनकी सहायता से किसी अलग राशियों की विमा कैसे पता कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो, एक अपना त्रिकोणमितीय फलन होता है। त्रिकोणमितीय फलन बच्चों आपको दिखता है साइन थीटा जैसा। एक होता है चर घातांकीय फलन, जो दिखता है बच्चों ई का घात अल्फा टी जैसा। और इसी तरीके से लघु गणकीय फलन, जिसको अपन लॉगरिथम कहते हैं, तो लॉग अपन कहते हैं कि लॉग इस तरीके से होगा, और इसका यहाँ पे आधार कहें तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कुछ होगा तो वो के एक्स मान लेते हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं पहला त्रिकोणमितीय फलन, दूसरा चर घातांकीय फलन, और तीसरा लघु गणकीय फलन। इसके बारे में अपन ये महत्वपूर्ण बिंदु देखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी त्रिकोणमितीय, चर घातांकीय तथा लघु गणकीय फलन और उसके अंदर के व्यंजक विमाहीन होते हैं। समझ में आ रहा है क्या, कि सभी त्रिकोणमितीय, सभी चर घातांकीय और सभी आपके लघु गणकीय फलन जो होते हैं वो आपके विमाहीन होते हैं, और उसके अंदर के व्यंजक ये वाला और ये वाला भी विमाहीन होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन विमाहीन होता है। रीजन क्या है बच्चों, आप जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा अपन पढ़ते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण में अपन कह सकते हैं लंब भी एक प्रकार की लंबाई है और कर्ण भी एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई बटा लंबाई तो अपन कह सकते हैं कैपिटल एल बाई कैपिटल एल, तो अपन कह सकते हैं विमाहीन है। और थीटा अपन जानते हैं बच्चों, कोण, कोण क्या होता है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, तो वो भी विमाहीन होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन तो कुछ विमाहीन होता ही है, इसके साथ साथ इसके अंदर जो आ रहा है वो भी विमाहीन होंगे। और इसी तर्ज पे अपन कह सकते हैं कि जो ई का पावर अल्फा टी है, तो ई के पावर में कुछ भी हो तो ये पूरा तो विमाहीन होता ही है, इसके साथ साथ इसके अंदर जो अल्फा टी लिखा है वो भी विमाहीन होगा। और अपन कह सकते हैं लोग ऐसे तो विमाहीन होगा ही होगा, इसके अंदर जो के एक्स है वो भी आपका विमाहीन होगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन समझेंगे तो अपने को तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट का क्या अपना एप्लीकेशन है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, देखो इसका क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है यदि अल्फा बराबर एफ बटा वी स्क्वेयर साइन बीटा टी है, तब अल्फा बीटा की विमाएं ज्ञात करो, जहाँ पे वी वेग है, एफ बल है और टी आपका समय है। तो चलिए बताइए, तो आप कहोगे बच्चों कि साइन बीटा टी आपका विमाहीन है। साइन बीटा टी तो विमाहीन हो ही गया। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि जो बीटा टी है वो भी आपका विमाहीन होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि बीटा टी का कोई विमा आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं बीटा का विमा निकालें तो अपन कह सकते हैं कि बीटा का विमा 1/टी के विमा के बराबर होगा, क्योंकि टी आगे चला जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसको अपन लिख सकते हैं 1 और टी का विमा कैपिटल टी होगा, जो ऊपर जाके t-1 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से बीटा का विमा तो आ गया t-1, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन थीटा और उसके अंदर जो भी कोण होता है वो दोनों के दोनों ही आपके विमाहीन होते हैं। ये बात आपको पता है। अब अपन जानते हैं कि बच्चों यहाँ पे अपन लिखना चाहें तो ये राशि इतनी सी बच गई, क्योंकि साइन बीटा तो विमाहीन है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्फा का विमा आपको पता करना है, तो इसके लिए आपको एफ का विमा आना चाहिए और साथ साथ वी का विमा का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो ये तुमको पता है कि एफ का विमा बच्चों होता है MLT-2, ये सभी जानते होंगे तुम कि एफ का विमा क्या होता है MLT-2।
और यहाँ पे बच्चों देखो v आपको पता होगा LT-1 होगा और उसका होल स्क्वायर। ये समझ में तो आ रही है ना चीज़ें, बहुत आसान है। अपन कह सकते हैं इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे MLT-2 आ गया बच्चों, और यहाँ पे अपन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो L2T-2 होगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो आप कह सकते हैं m तो m ही रह गया ऊपर, यहाँ पे L2 नीचे है, L1 ऊपर है, तो ऊपर जाएगा तो L-1, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं बच्चों t का घात -2 है, नीचे भी t का घात -2 है, तो अपन कह सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं ML-1 इसका विमा आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से उस नियम से अपन ने कहा कि त्रिकोणमितीय, लघुगणकीय और चरघातांकीय फलन तो विमाहीन होते ही हैं, उसके अंदर जो उसके जो बॉक्स में लिखते हैं वो भी आपके विमाहीन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अपन ने देखा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि एक क्वेश्चन इस तरीके से और पूछा गया कि एक कण की स्थिति x आपको स्थिति बोला है जिसका मान v0 बटा अल्फा है इंटू 1 - e का पावर अल्फा t से दी जाती है, जहाँ v0 आपका नियतांक है एक, अल्फा ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक है, तब आपको बताना है कि v0 और अल्फा की विमा क्या होगी। सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि e का पावर अल्फा टी विमाहीन होगा, और वहाँ से यह भी पता लग जाता है कि अल्फा टी भी आपका विमाहीन होगा। तो कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अपन भी एक बार लिख के सीख लेते हैं। अपन को अल्फा का विमा चाहिए तो आप कह सकते हैं कि अल्फा का विमा तो आप कह सकते हो कि M0 L0 T0, इसका तो कोई विमा ही नहीं होता क्योंकि अल्फा टी विमाहीन होता है। और अपन कह सकते हैं टी नीचे चला गया, तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं कि अल्फा का विमा तो T-1 आएगा। तो अल्फा का विमा तो T-1 आएगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब अपने को विमा पता करनी है v0 की, तो अपन कह सकते हैं बच्चों ये पूरी की पूरी राशि क्या है, विमाहीन है, तो अपन कह सकते हैं कि v0 का विमा जो आएगा वो कैसे आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि x का विमा यहाँ पे जो कि बराबर होगा v0 बटा अल्फा के विमा के बराबर। तो अपन यहाँ से सॉल्व करें तो v0 का विमा आपको चाहिए, तो आप कह सकते हैं यहाँ से x का विमा और इंटू अल्फा का विमा। तो x का विमा अपन पता करें तो x का विमा क्या होगा, तो x का विमा भाई स्थिति है, तो अपन कह सकते हैं कैपिटल L होगा। अब वापस अल्फा अल्फा अभी अपन ने पता करा कि T-1 है, तो आपने कहा T-1 है, बड़े समझदार हैं आप, तो LT-1 इसका विमा आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएंगे LT-1 कौन सा होगा, तो ये तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से उस पॉइंट के 2 क्वेश्चन करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई विमीय विश्लेषण की सीमाएँ क्या हैं। अपन ने इसके अनुप्रयोग तो देख लिए बच्चों, अनुप्रयोग के बाद अब देखते हैं कि विमीय विश्लेषण की सीमाएँ क्या है, यानी विमीय विश्लेषण कहाँ तक काम करता है। तो इसमें पहला पॉइंट पढ़ें अपन, तो इस विधि के द्वारा व्युत्पन्न संबंध से विमाहीन नियतांकों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं कि SHM के अंदर अपन एक समीकरण पढ़ते हैं y बराबर a sin ओमेगा टी। तो अपन कह सकते हैं कि विमीय विश्लेषण से इसको तो अपन ला ही नहीं सकते क्योंकि sin ओमेगा टी तो एक विमाहीन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस विश्लेषण से या विमीय विश्लेषण से ऐसी समीकरण जिसके अंदर साइन आ जाए, ई का पावर एक्स यानी चरघातांकी आ जाए और लघु गणकीय फलन आ जाए, तो उसको व्युत्पित नहीं किया जाता क्योंकि इनके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं मिलती। तो अपन कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा व्युत्पन्न संबंध से विमाहीन नियतांकों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती और न ही वो समीकरण के अंदर आ पाते हैं। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं बच्चों टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, अपन कह सकते हैं ये आपके सरल लोलक का आवर्तकाल है, तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं 2 पाई तो एक नियतांक है, तो ये अपने से आएगा नहीं, यानी इस विमीय विश्लेषण से 2 पाई को अपन नहीं ला सकते क्योंकि ये विमाहीन है, तो इसके बारे में अपन कोई जानकारी नहीं रखते। तो अपन कह सकते हैं भाई संबंध तो पता लग जाते, लेकिन विमाहीन के बारे में अपन कुछ नहीं बता सकते। तो ये इसका एक लिमिटेशन है बच्चों। दूसरा अपन सीमा और देखें तो उसको अपन देख लेते हैं, विमीय विश्लेषण की दूसरी सीमा। तो ये सीमा अपने को कह रहे हैं कि ये विधि केवल तभी उपयोग कर सकते हैं जब भौतिक राशि की निर्भरता गुणन के रूप में हो। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन कह सकते हैं कि गुणन के रूप में कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि अपन कह सकते हैं कि टी जो होता है या अपन कहें सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो क्या इस तरीके से होता है, तो अपन कह सकते हैं गुणन और भाग के रूप में जब हो तो इससे ये संबंध व्युत्पित किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी राशि है वो गुणन या भाग के रूप में है तब इससे व्युत्पित कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई प्लस है, जैसे ये समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसके केस में अपन कह सकते हैं भाई गुणन के साथ साथ यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्लस है। तो इसके आगे ये भी बोला है कि इसमें एक से अधिक पदों वाले सूत्र जिनमें समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर जोड़ा या घटाया जाता है तो इन्हें व्युत्पित नहीं किया जा सकता, यानी प्लस और माइनस है, जैसे v बराबर u प्लस ए टी है तो इसको व्युत्पित करना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर प्लस है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें जो फॉर्मूले या ऐसे फॉर्मूले जैसे f बराबर अपन कह सकते हैं g m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वेयर, इस जैसों को व्युत्पित कर सकते हैं क्योंकि इसमें गुणन और भाग है, लेकिन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और v बराबर यू प्लस ए टी को व्युत्पित नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि इसके अंदर प्लस और माइनस आ रहे हैं। टी बराबर
रूट टू पाई टी बराबर 2 पाई रूट L/G भी व्युत्पत्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब एक बार और पढ़ते हैं कि ये विधि केवल तभी उपयोग कर सकते हैं जब भौतिक राशि की निर्भरता गुणन के रूप में हो। तो इसमें अपन कह सकते हैं गुणन के रूप में होगा। तो इसमें उन सूत्रों या संबंधों को व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता जिसमें चरघातांकीय, लघुगणकीय और आपके त्रिकोणमितीय फलन का उपयोग किया जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरीके से y बराबर a sin ओमेगा टी होता है, तो इसके अंदर sin ओमेगा टी आपका व्युत्पत्त नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई विमा नहीं है, तो इसकी कोई निर्भरता नहीं होगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि विमीय विश्लेषण की पहली जो सीमा है, वो ऐसे नियतांक जिनका कोई विमा नहीं होता, उनको अपन नहीं ला सकते। और दूसरा लिमिटेशन होता है कि जो प्लस और माइनस से अलग फॉर्मूले होते हैं, उसको भी इससे व्युत्पत्त नहीं कर सकते। और जिसके अंदर चरघातांकीय, लघुगणकीय और त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उसको भी व्युत्पत्त करना मुश्किल है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये इसकी सीमा हो जाती है, यानी ऐसे वाले फलन के लिए अपन ये विमीय विश्लेषण वाली विधि उपयोग में नहीं ला सकते। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या है कि मात्रक और विमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, तो उसको अपन ने कंप्लीट किया। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि कोई भी भौतिक राशि होती है, उस भौतिक राशि के प्रकार क्या होते हैं, तो उसके अंदर अपन ने मूलभूत या आधार राशियाँ पढ़ी, उसके बाद में अपन ने व्युत्पत्त राशियाँ पढ़ी, उसके बाद मात्रक पढ़े, और मात्रक में मात्रक पद्धति पढ़ी, उसके अंदर अपन ने मात्रक पद्धति में SI तक पढ़ा। SI के अंदर अपन मूलभूत राशियाँ 7 पढ़ते हैं, 2 पूरक मात्रक पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मात्रक और विमाओं का चैप्टर अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया थ्योरेटिकल रूप से। तो थ्योरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसके न्यूमेरिकल आपको अलग सी वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को वहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ये प्रयास हमारा आपको यदि अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।